सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम बहुत मोटिवेशन चाहता है। अगर आप दिल से इसकी पढ़ाई करते हो, तो ये काफ़ी ईज़ी होता है। लेकिन अगर आप इसको एक बर्डन की तरह समझते हो, तो काफ़ी मुश्किल हो जाता है। हेलो एंड वेलकम टू स्टडी आईक्यू। मैं दिव्यांशी और आज मेरे साथ इस इंटरव्यू सेशन में जुड़ी हैं यूपीएससी सीएससी 2020 एग्जामिनेशन में रैंक 69 हासिल करने वाली डॉक्टर अक्षता गुप्ता जी। डॉक्टर अक्षता गुप्ता जी ने इस एग्जामिनेशन को अपने पहले अटेम्प्ट में क्लियर किया है एंड अलोंग विद अ कॉलेज व्हाइल शी वाज परसुइंग एमबीबीएस तभी उन्होंने इस एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन शुरू की एंड with everything getting right at the place अपने पहले ही प्रयास में she cleared this extremely prestigious examination. Welcome Dr. Akshitas to Study IQ. थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच फॉर दिस वार्म वेलकम। वी आर वेरी ग्लैड कि आप हमारे साथ हैं इस इंटरव्यू सेशन में। और जैसे मैं सभी दर्शकों को बता रही थी कि कॉलेज के साथ साथ, क्योंकि हमें पता है एमबीबीएस कितना हेक्टिक होता है, उसके साथ साथ ही आपने ये प्रिपरेशन की, साथ ही साथ इंटर्नशिप की भी ड्यूटीज आप निभा रही थी। इसी साल आपकी इंटर्नशिप खत्म हुई और यू हैव गिवन दिस एग्जामिनेशन। we are very glad again and again lots and lots of congratulations. थैंक यू मैम, थैंक यू। डॉक्टर अक्षता, मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि सिविल सर्विस क्यों? क्योंकि आप ऑलरेडी एक डॉक्टर हैं, डॉक्टर ऑलरेडी बहुत तरीके से सोसाइटी को कंट्रीब्यूट करते हैं, बट सिविल सर्विसेज क्यों? मैम, ड्यूरिंग माय थर्ड ईयर आई वाज इंस्पायर्ड टू एंटर इनटू सिविल सर्विसेज। मेरी कुछ ऑफिसर से मुलाकात हुई, उन्होंने बताया कैसे वो अपनी नॉलेज और अपने एक्सपीरियंस को यूज़ कर रहे हैं काफ़ी फील्ड्स में, पब्लिक सर्विस में और सोसाइटी के लिए कितना काम कर रहे हैं। वहाँ से मुझे काफ़ी इंस्पिरेशन मिली और मैंने अपने थर्ड ईयर में ही अपने सिविल सर्विसेज की तैयारी शुरू कर दी थी। धीरे-धीरे पहले सिलेबस को प्रायोरिटी दी क्योंकि ये मेरे लिए बिल्कुल नया था, मेरे मेडिकल बैकग्राउंड से थोड़ा अलग था, तो स्टार्टिंग इसी से की और थर्ड ईयर से शुरू कर दिया था। मैं उन स्टूडेंट्स के लिए जानना चाहती हूँ जो अभी एमबीबीएस कर रहे हैं, अगर वो भी सिविल सेवा में आना है और उनको भी सिविल सर्विसेज की तैयारी करनी है, तो कॉलेज से ही क्या राइट अप्रोच होना चाहिए, कैसे सिलेबस को अंडरस्टैंड करना है और पढ़ाई के साथ कैसे बैलेंस करना है? सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम बहुत मोटिवेशन चाहता है। अगर आप दिल से इसकी पढ़ाई करते हो, तो ये काफ़ी ईज़ी होता है। लेकिन अगर आप इसको एक बर्डन की तरह समझते हो, तो काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तो अगर आपका इंटरेस्ट इन सब्जेक्ट्स में है, सोसाइटी के लिए है, पॉलिसी के लिए है, तो आपके लिए काफ़ी ईज़ी रहेगा। आप सब्जेक्ट्स को समझना शुरू करो, धीरे-धीरे इनको जानना शुरू करो। अ, एकदम से याद करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। आप पहले समझो और फिर उसको धीरे-धीरे आप याद करना शुरू करोगे, तो ये काफ़ी सही रहता है। मैंने अपना ऑप्शनल मेडिकल साइंस ही रखा था, तो उससे मेरे को काफ़ी बेनिफिट मिला है। मेरे हाईएस्ट मार्क्स हैं मेडिकल साइंस में। तो ऐसे ही आपको ऑप्शनल अपना अच्छे से चूज़ करना है, जिसमें आप काफ़ी कंफर्टेबल हो और आप अच्छे से हैंडल कर सको। मैम, मैं इसी पे आना चाहती हूँ। ऑप्शनल आपका मेडिकल साइंस है और आपको हाईएस्ट नंबर भी मिला है, क्योंकि कई बार डॉक्टर्स भी अगर इस एग्जामिनेशन में आते हैं तो वो अपना ऑप्शनल चेंज कर लेते हैं, कोई एक आर्ट्स से ऑप्शनल अपना ले लेते हैं। तो अक्षता जी, मैं चाहती हूँ आप बताएं कि अगर आप मेडिकल साइंस ऑप्शनल रख रहे हैं तो कैसे तैयारी करनी है, क्या सोर्सेज आपको पता होने चाहिए? मेडिकल साइंस में जो मेरे सोर्सेज़ थे, वो मेरी ग्रेजुएशन की बुक्स ही थी। जो भी बुक्स मैंने अपने कॉलेज में पढ़ी हैं, वही मेरा सिलेबस था, उसी से मैंने तैयारी की है। जो भी सिलेबस होता है, जो उसके टॉपिक्स हैं, उसकी एक लिस्ट प्रिपेयर की और जो उन टॉपिक्स को मैंने पढ़ना शुरू किया, उनके नोट्स थोड़े से बनाए और बुक्स में से पेजेस निकाल लिए थे उन टॉपिक्स के, उनको इकट्ठे से स्टेपल कर दिया और बस उन्हीं को बार-बार रिवाइज़ किया, मल्टीपल रिविजन्स किए, आंसर्स लिखने की प्रैक्टिस की, उससे फिर काफ़ी कॉन्फिडेंस आ गया था ऑप्शनल पर। मैम, मैं ये जानना चाहती हूँ कि जो आपकी मेडिकल एमबीबीएस की पढ़ाई है प्लस ऑप्शनल, कैसे सेग्रीगेट करें और कैसे प्लस कैसे बैलेंस भी करें अगर आप मेडिकल साइंस ऑप्शनल रख रहे? मैम, मैंने तैयारी थर्ड ईयर से शुरू कर दी थी, तो मुझे आइडिया था कि मैं अपना ऑप्शनल अपना सब्जेक्ट ही रखूँगी। तो थर्ड और फाइनल ईयर में मैंने अपने जो सब्जेक्ट्स हैं, उनको काफ़ी अच्छे से पढ़ा। वो जो मेरे कॉलेज में भी मेरी हेल्प की उन्होंने मेरे एग्ज़ाम्स में और मेरे ऑप्शनल का भी अच्छे से प्रिपरेशन हो गया था। तो इसीलिए मैंने अपने कॉलेज में ही अच्छे से पढ़ाई की ताकि मैं इस ऑप्शनल को अपने सीएससी एग्ज़ाम्स में भी अच्छे से प्रिपेयर कर सकूँ। अगर हम आंसर्स की बात करें, क्योंकि बहुत ही कॉशियस रहना पड़ता है जब आप मेडिकल साइंस ऑप्शनल चूज करते हैं और आंसर लिखते हैं, तो कैसे आंसर लिखना है, कैसे समझना है कि क्या चीज कहाँ पर एग्जैक्टली फिट इन करना है? मैम, मेरा फ़ोकस मेनली डायग्राम्स और फ्लो चार्ट्स पर था। मैंने काफ़ी सारे डायग्राम्स बनाए और यूजुअली जो पैराग्राफ्स हैं और जो थ्योरी पार्ट है, वो मैंने कम लिखा है। डायग्राम से हर चीज़ एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। फ्लो चार्ट्स, मल्टीपल डायग्राम्स, कलरफुल डायग्राम्स, इन सब से थोड़ा प्रेज़ेंटेशन को बेटर किया है।
तो उससे मुझे लगता है काफ़ी बेटर रहा है। फ्लो चार्ट्स और डायग्राम्स आपने ज्यादा इंक्लूड किए हैं। अ, जब हम सीएससी की बात करते हैं, जो एग्जामिनेशन है वो बहुत ही प्रेशर से भरा होता है। प्लस जब इतना टफ ऑप्शनल है, तो जब आपको नॉलेज तो रहता है, लेकिन एग्जामिनेशन में कैसे प्रेजेंट करना है, उस समय आप क्या क्या एल्गोरिदम दिमाग में चल रहा है, इन सब की प्रैक्टिस कैसे होनी है मैडम? मैम इन सब की प्रैक्टिस प्रिपरेशन के दौरान ही हो जाती है। जैसे हमारा मेडिकल साइंस में हमारे कॉलेज में काफ़ी एग्ज़ाम्स होते हैं, मल्टीपल टेस्ट होते हैं, तो उन्हीं को ही मैंने अपने टेस्ट सीरीज़ समझ के वहाँ पे अच्छे से प्रिपेयर किया। उन्हीं को मैंने अपने टेस्ट सीरीज़ समझ के कॉलेज में अच्छे से प्रिपेयर किया। और जब एग्ज़ाम नज़दीक था, तब कोशिश की मैं थोड़ा डेली प्रैक्टिस करूँ आंसर राइटिंग की, ताकि मुझे कॉन्फिडेंस आ जाए। डेली 1 या 2 आंसर्स लिखने की कोशिश की, ताकि मेरे को लास्ट तक ऐसा कॉन्फिडेंस रहे कि आई कैन डू इट। मैम, कई बार ऐसा होता है कि जो ग्रेजुएशन की बुक्स में आपको वो टॉपिक्स नहीं मिलते हैं जो यूपीएससी सिलेबस में मेंशन्ड है, उन टॉपिक्स को कैसे कवर करना है? मैम ऐसे काफ़ी टॉपिक्स होंगे जो हमारे सिलेबस में नहीं होते हैं, थोड़ा अलग हो जाता है। तो उसके लिए मैंने गूगल किया काफ़ी टॉपिक्स को, जैसे कई कई बार स्लाइड्स काफ़ी मिल जाते हैं, इमेजेस मिल जाते हैं, थ्योरी मिल जाती है, उनका हेल्प लिया। और हमारे सीनियर्स जिन्होंने मुझे भी इंस्पायर किया अपने रैंक से, तो उनसे मैंने हेल्प ली, उनके नोट्स को देखा, उनसे सीखा कि कैसे प्रेज़ेंट करना है, तो वहाँ से मुझे हेल्प मिला काफ़ी। डॉक्टर अक्षता, अगर हम टेस्ट सीरीज की बात करें तो और सब्जेक्ट्स के लिए तो बहुत ही इजीली अवेलेबल रहते हैं, लेकिन अगर मेडिकल साइंस की बात करें तो बहुत टेस्ट सीरीज इसके नहीं रहते हैं, ताकि इसलिए आपको बहुत ज्यादा फीडबैक भी नहीं मिल सकता। तो फिर इस केस में एस्पिरेंट्स को कैसे भरोसा रखना है अपनी प्रिपरेशन पर? यस मैम, काफ़ी कम टेस्ट सीरीज़ के अवेलेबल हैं। देयर आर वेरी फ्यू इंस्टीट्यूशंस जो प्रोवाइड करते हैं। तो मैंने एक मॉक टेस्ट दिया था विद इंस्टीट्यूट आईएएस दिल्ली। तो उन्होंने थोड़ा बहुत इवैल्यूएट किया, मेरे को राइटिंग प्रैक्टिस में थोड़ा हेल्प किया, टाइम मैनेजमेंट में हेल्प किया। बाकी मैंने अपने फ्रेंड्स के साथ आंसर राइटिंग प्रैक्टिस की थी, तो आपस में ही हम लोगों ने एक टेस्ट सीरीज़ की तरह उसकी प्रैक्टिस करनी शुरू कर दी। मैम, अगर मैं बात करूं, आपकी इंटर्नशिप इसी साल खत्म हुई है और साथ ही साथ एग्जामिनेशन का जो साइकिल है वो लास्ट ईयर से शुरू हो गया था। कैसे आप मैनेज करते थे समय पढ़ाई के साथ? और साथ ही साथ कोविड भी था लास्ट ईयर तो। मैम इंटर्नशिप में पहले जो ड्यूटीज़ थी हमारी, तो उसमें आप सुबह या इवनिंग में ड्यूटीज़ रहती हैं। तो यूजुअली 6 टू 8 आवर्स की ड्यूटीज़ रहती हैं। तो उसमें आई यूज्ड टू गो टू हॉस्पिटल, उसके बाद घर आके आई यूज्ड टू स्टडी। 3 टू 4 आवर्स रहता था जब हेक्टिक होती थी, और जब थोड़ा ईज़ी ड्यूटी होता था तो थोड़ा इंक्रीज़ कर जाता था। कोविड ने भी हेल्प किया है, एग्ज़ाम थोड़ा पोस्टपोन हो गया था, तो थोड़ा टाइम मिल गया मुझे और सिलेबस कंप्लीट करने में, तो आई विल से कि कोविड ने थोड़ा-सा हेल्प किया। अगर आपके केस में अगर हम कोविड की बात करें तो आपने आपदा को अवसर में बनाया और रिजल्ट हम सभी के सामने आज रिफ्लेक्ट हो रहे हैं विद रैंक 69। थैंक यू मैम, यस। मैम, मैं आपका इंटरव्यू एक्सपीरियंस जानना चाहती हूँ कि कैसे इंटरव्यू था आपका, और आपने कैसे आंसर किया, क्योंकि पहला ही इंटरव्यू पहले ही सक्सेसफुल थे। काफ़ी नया एक्सपीरियंस था मेरे लिए। यूजुअली जो हम डिटेल्स अपनी भरते हैं फॉर्म में, उसी के अराउंड था, व्हिच इज़ कॉल्ड एज़ डैफ, डीएएफ। तो उसी के अराउंड मेरे क्वेश्चंस थे, जैसे कि आप अपनी मेडिकल नॉलेज को कैसे यूज़ करेंगे पब्लिक सर्विस में? आपका सेकंड वेव में क्या योगदान रहा? कैसे हम इम्प्रूव कर सकते हैं हेल्थ केयर को? और कैसे हम मेडिकल नॉलेज को आईपीएस अलग सर्विसेज में यूज़ कर सकते हैं? तो इसी के अराउंड मेरा इंटरव्यू था, मेरी इन्फॉर्मेशन जो मैंने ली थी उसी के अराउंड था। मैम, हमेशा ये डिलेमा रहता है कि करंट अफेयर्स को कैसे कवर करना है। आपने करंट अफेयर्स कैसे कवर किया? क्योंकि आपकी जो स्ट्रैटेजी थी वो बहुत सारे मेडिकल स्टूडेंट्स प्लस कॉलेज में जो स्टूडेंट्स हैं वो रिलेट कर सकेंगे, और वो भी ये स्ट्रैटेजी होपफुली फॉलो करें। मैम करंट अफेयर्स के लिए मैंने इंस्टीट्यूट के जो मंथली मैगजीन्स आते हैं जिसमें वो कंपाइल करके देते हैं सब कुछ, उनको फॉलो किया, क्योंकि मेरे पास थोड़ा टाइम लिमिट था कि मैं खुद से न्यूज़पेपर पढूँ और खुद से नोट्स बनाऊँ। तो मैंने उसमें फॉर्म्ड नोट्स पे ही थोड़ा रिलाई किया। जो इंटरव्यू है उसके लिए मैंने काफ़ी न्यूज़पेपर्स रीड किए, उसके लिए मैंने इंडियन एक्सप्रेस और द हिंदू भी फॉलो किया। लेकिन प्रीलिम्स के लिए मैंने इंस्टीट्यूट्स के मंथली ही फॉलो किया। मैम, ये कॉलेज स्टूडेंट्स की अगर मैं बात करूं तो डिसिप्लिन होना बहुत जरूरी है, अगर आप फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्लियर करना चाहते हैं। अगर मैं आपको आपके प्रिपरेशन डेज में ले जाऊं, थर्ड ईयर से ही जब आपने सोच लिया था इस जर्नी में आना है, कैसे आपने बचे हुए दिन को बांटा कि स्टैटिक पोर्शन अब कवर करना है, अब मुझे पॉलिटी खत्म करना है, फिर मुझे करंट अफेयर्स भी पढ़ना है, तो आप कैसे आपने ये पूरी स्ट्रैटेजी अपनी बनाई? मैम स्टार्टिंग में मेरा फोकस स्टैटिक सिलेबस पे ही था, क्योंकि ये सब्जेक्ट्स मेरे लिए थोड़े न्यू थे, मैंने काफ़ी टाइम से नहीं पढ़े थे। तो मेरे लिए फोकस सबसे पहले पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इन सब सब्जेक्ट्स पे था जो मेजर सब्जेक्ट्स हैं।
करंट अफेयर्स को मैंने लास्ट 1 ईयर में फोकस किया। यूजुअली इंटर्नशिप के टाइम पर मैंने करंट अफेयर्स को फोकस किया। उससे पहले मेरा एम ये था कि मैं अपने इंटर्नशिप शुरू होने से पहले अपना सिलेबस एक बार फिनिश कर दूँ, ताकि मैं फिर मल्टीपल रिविजन्स और उसको याद कर सकूँ। ये बहुत जरूरी होता है ये समझना कि प्रीलिम्स के लिए कैसे पढ़ना है, मेंस के लिए कैसे पढ़ना है। मेंस के लिए एक अब एनालिटिकल अप्रोच चाहिए रहती है। वो एनालिटिकल अप्रोच आपको क्या लगता है कौन से स्टेज में एक स्टूडेंट डेवलप कर सकता है? मैम, ये एनालिटिकल अप्रोच शुरू से ही एक स्टूडेंट डेवलप कर सकता है। जैसे ही प्रिपरेशन शुरू होती है, तब से ही आपका माइंड उस तरफ चला जाता है कि आप सोचते हो कि इसमें प्रॉब्लम्स क्या हैं, इसके सॉल्यूशंस क्या हो सकते हैं, इसमें चैलेंजेस क्या हैं और क्या और इम्प्रूव किया जा सकता है। तो इस तरह से अगर आप सोचना शुरू कर देते हो शुरू से ही, तो ये एनालिसिस बनना शुरू हो जाता है। फिर धीरे-धीरे आप उसको एक फ्लो चार्ट, एक डायग्राम, एक माइंड मैप की तरह बना के रखते हो, तो ये वहाँ पर अच्छे से निकल आता है। अगर मैं आपकी बात करूं, आपने थर्ड ईयर से प्रिपरेशन शुरू कर दिया था। करंट अफेयर्स एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा होता है। आपने कितने टाइम पहले का करंट अफेयर्स कवर किया? क्योंकि हमेशा ये रहता है कि 1 साल का करना है, 2 साल का, आजकल तो 3-3 साल के भी क्वेश्चंस आ जाते हैं। मेरा फ़ोकस 1 साल के करंट अफ़ेयर्स पे ही था, क्योंकि टाइम लिमिट था, तो मैंने 1 साल पर ही रिलाई किया। सोचा कि इतना ही बहुत है, इतना से हो जाना चाहिए। मैम, किस तरीके से स्टडी आईक्यू आपकी जर्नी में साथ रहा? मैम, स्टडी आईक्यू ने मेरी बहुत हेल्प की। वीडियोज़ आर वेरी इन्फॉर्मेटिव, थोड़े से टाइम में पूरा टॉपिक एक्सप्लेन कर देते हैं। वेरी इन्फॉर्मेटिव। इंटरव्यू में तो स्पेशली आई यूज्ड टू वॉच ईच एंड एवरी वीडियो। नोटिफ़िकेशंस ऑन था, तो ह जो भी जैसे ही वीडियो आया, वैसी वीडियो देखना। डायरेक्ट मॉक में आंसर्स मैंने स्टडी आईक्यू से दिए हैं, तो काफ़ी काफ़ी बेनिफिट था। थैंक यू सो मच डॉक्टर अक्षता फॉर जॉइनिंग अस इन दिस इंटरव्यू सेशन। चलते चलते मैं आपसे जानना चाहती हूँ, आप कुछ फाइनल टिप्स सजेशन देना चाहती हैं सभी एस्पिरेंट्स को? मैम, मेरा टिप यही रहेगा कि टाइम मैनेजमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपको सिलेबस से लेके, एग्ज़ाम से लेके, प्रिपरेशन से लेके टाइम को अच्छे से मैनेज करना है। तो यू हैव टू लर्न टाइम मैनेजमेंट स्टार्टिंग से ही। आपको 3 घंटे में एग्ज़ाम लिखना है, मल्टीपल क्वेश्चंस हैं। तो इसी तरह से खुद की हैबिट बनाओ कि आप एक टाइम टाइम मैनेज्ड पर्सन हो। आप अपने टाइम को काफ़ी अच्छे से मैनेज करो, तो इट विल बी वेरी ईज़ी फॉर यू। Thank you so much, Dr. Akshita, for joining us. It was absolute pleasure to have you on today's थैंक session. थैंक यू मैम, थैंक